नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आपके साथ उपस्थित हैं। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। राजा भाई, चुनाव हो गए, परिणाम आ गए हैं। आप लगभग आपने जो आंकड़े बताए थे उसके आसपास आकर हम ठहर गए हैं। बिहार के भी हो गए, मध्य प्रदेश के भी हो गए। क्या कहते हो, अगर फौरी तौर पर इसका एक आकलन करें, सरसरी निगाह डालें, तो क्या कहते हो उस चुनाव को लेकर? देखिए सर, ये जो मध्य प्रदेश का यदि अपन उपचुनाव की बात करें तो आप और मैं अप्रैल महीने से इस पे नजर गड़ाए हुए हैं और मुझे लग रहा है अपन एक श्रृंखलाबद्ध सीरीज के साथ अपन ने इस पे कई बार अनेक टॉक शो किया होंगे। जी। और ये चुनाव दरअसल देश का एक लिटमस टेस्ट का चुनाव भी रहा, क्योंकि आप देखिए बहुत ही हिस्टोरिकल इलेक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आमतौर पे उपचुनावों पे सरकार का भाग्य नहीं टिका होता है। उपचुनाव पे केवल कैंडिडेट का भाग्य टिका होता है। कई बार कैंडिडेट सरकार के जीत जाते हैं, कई बार कैंडिडेट लूज कर जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे 2018 में हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी, वैसे ही हम 2020 के 10 नवंबर को भी इंतजार कर रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी। सही पूरी था। प्रदेश की इंतजार कर रही थी, देश की पॉलिटिकल पार्टियां इंतजार कर रही थी, देश विदेश की निगाहें लगी थी कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। क्योंकि थे तो उपचुनाव, लेकिन उपचुनाव महाचुनाव से भी बड़े थे। मतलब जितनी हार्ट बीट शिवराज सिंह चौहान की और कमलनाथ की होगी, वैसे ही हार्ट बीट जेपी नड्डा की और दिल्ली दरबार की भी होगी कि मध्य प्रदेश में इस बार क्या होगा। तो ये उपचुनाव सबके लिए इंपॉर्टेंट था। अब आप परिणाम की बात करते हैं कि ये परिणाम क्यों आए। निश्चित रूप से ये परिणाम अप्रत्याशित हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे भी 14 सीटें क्रॉस नहीं कर पा रहा था और आरएसएस का सर्वे भी 13 से 14 सीटों पे आके रुका हुआ था और कांग्रेस भी ये मान के चल रही थी कि हम 14 से 16 सीट जीत रहे हैं। तो 50-50% का दोनों तरफ से दाव लगा हुआ था। माना जा रहा था कि 13 से 15 सीटें दोनों पार्टियों में से एक को मिलेगी, रिमेनिंग बची हुई सीटें दूसरी पार्टियों को मिलेगी। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा चुनाव का केंद्र क्या था? ग्वालियर चंबल डिवीजन। और उसी ग्वालियर चंबल डिवीजन में 16 सीटें थी सर। उन्हीं 16 सीटों पे महाराज का स्टेक दाव पे लगा हुआ था कि महाराज के जितने भी प्रत्याशी हैं सब वहीं के वहीं लड़ रहे थे और वही लोग थे जो महाराज के साथ कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और ये वही लोग हैं जो महाराज के समय कांग्रेस में जीतकर उस पार्टी में उस कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड कर रहे थे उस समय। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 16 में से 7 सीटें उस क्षेत्र की है जहां से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। ये कह सकते हैं कि महाराज के 7 लोग उस बेल्ट से हारे और 2 जो लोग हैं आगर मालव और ब्यावरा, वो दरअसल दोनों ही महाराज के लोग नहीं थे। तो ऐसे में ये सीटें जो तो वैकेंट हुई थी, इन सीटों पे कोई दल बदल के साथ नहीं गए थे, तो दोनों कांग्रेस की झोली में ये भी आ गई और 7 सीटें महाराज के खाते की उस क्षेत्र की लूज हुई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर पावरफुल होकर उभरे हैं। महाराज की इम्यूनिटी 50%, 60% रह गई है, 40% तो कम हुई है, क्योंकि 7 लोग आपके हारे हैं और वही लोग हारे हैं जो आपके साथ आए थे। खास तौर से इमरती देवी का हारना महाराज के लिए भी एक सेटबैक है, शिवराज जी के लिए भी एक सेटबैक है, क्योंकि इमरती देवी बड़ी हेडलाइन में रही थी, चुनाव एकदम पीक पे था जब। क्यों रही थी, कैसे रही थी, आप और मैं बेहतर जानते हैं इन सब चीजों को। तो इन चुनाव परिणाम में सिर्फ 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने जो गद्दारी का आरोप लगाया था वो आरोप काफी हद तक स्टैंड नहीं कर पाया, इसलिए परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया, कांग्रेस के अनुकूल नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इस चुनाव को बहुत ही बेहतर मैनेजमेंट के तरीके से लड़ा। मेरा स्पष्ट मानना है, कांग्रेस की तरफ से केवल कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे थे, शिवराज सिंह चौहान, महाराज, एवं दिल्ली दरबार, वीडी शर्मा, सुहास भगत, आरएसएस और ऑर्गेनाइजेशन चुनाव लड़ रहा था। पूरी ताकत 16 सीटों पे फोकस करके लड़ा गई। मालवा की जो सीटें हैं 7 सीटें, उसकी जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी गई थी। कैलाश विजयवर्गीय ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, 7 में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। अपन सांची और सुर्खी की बात करें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई। तो ये चुनाव जो है ग्वालियर चंबल से शिफ्ट होके
मालवा और भोपाल डिवीजन से जो जुड़े हुए हैं वहां पे भी परिणाम जो है ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसलिए ये परिणाम मोर और लेस बीजेपी के लिए एक पावर बूस्टर का काम करेंगे अगले 3 साल सरकार चलाने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये परिणाम जो है बीजेपी के लिए पावर बूस्टर का काम करेंगे। लेकिन राजा भाई, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने सारे अपने 18-19 विधायकों को लेकर आए थे, पार्टी छोड़ी थी उन्होंने, और उसमें से 7 लोग हार गए हैं, तो क्या लगता है, जैसा आपने कहा कि 60% तक अब उनका वजन पार्टी में रह गया है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को मैनेज करना और किस तरह से आगे प्रभाव पड़ेगा उनकी राजनीति? नहीं, मुझे लग रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तो ये रिजल्ट बहुत ही संतोषजनक है, क्योंकि वहां जो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि 10 से 11 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। ऐसा पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी चर्चा थी, जर्नलिस्टिक व्यू भी मान के चल रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे भी मान रहा था 50% आ जाए तो भी बड़ी बात है। तो देखिए, वहां से यदि 7 सीट लूज की है तो रिमेनिंग 9 सीटें जो है वो भाजपा को मिली है ना वहां पे। तो भाजपा को मिली है तो मोर और लेस ये उनके लिए संतोषप्रद है कि हमको वहां जितना नुकसान एक्सपेक्टेड था उतना नुकसान नहीं हुआ। जहां तक महाराज की बात हो तो मुझे लग रहा है ये नुकसान भी कंसिडर करने जैसा है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देखा जाएगा, क्योंकि माना जा रहा था कि 4 से 5 सीट बीजेपी की आई तो बड़ी बात है, और उस एरिया से बीजेपी की 9 सीट आ गई, तो मोर और लेस महाराज के लिए भी संतोषजनक है, शिवराज जी के लिए भी संतोषजनक है, और कांग्रेस के लिए भी संतोषजनक है कि कांग्रेस ने उस बेल्ट में 7 सीटों पे अपना कब्जा बनाए रखा, क्योंकि ये चुनाव जो था जनता और कैंडिडेट के बीच में था। मुझे लग रहा है कैंडिडेट ने काफी हद तक जो लोग जीत कर आए हैं उससे उनसे जनता कन्विंस रही इस बात से कि नहीं, महाराज ने जो निर्णय लिया था ठीक लिया था कांग्रेस छोड़ने का, और हम आपके साथ खड़े हैं। राजा भाई, जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, 7 लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के हार गए, उसमें से 3 मंत्री भी हैं। इमरती देवी का हारना क्या लगता है आपको, बहुत दिक्कत वाला रहा है? नहीं, दरअसल इमरती देवी की जो सीट है पारंपरिक रूप से कांग्रेस की सीट है वो, और वहां पे कांग्रेस लंबे मार्जिन से हमेशा जीतती आई है। तो मेरा ये मानना है कि यदि इमरती देवी ने उस सीट का यदि ट्रेंड कम किया होगा तो मैं ये मान के चलता हूं कि 7-8 हजार की यदि हार जीत करी है तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का लीड तो कम किया है उन्होंने, लेकिन इमरती देवी जीत नहीं पाई। ये इमरती देवी के लिए भी चिंता का विषय और महाराज के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि सुर्खियों में तो रही इमरती देवी की सीट। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस सीट का इंचार्ज कौन था। उस सीट के इंचार्ज थे नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। उनके पास भांडेर और डबरा दोनों सीटों का प्रभार था, और डबरा वो नहीं जीता पाए, कारण कोई भी रहो, लेकिन डबरा भारतीय जनता पार्टी की टाली में नहीं आ पाई। ये एक सोचने का विषय तो है कि ये सीट क्यों नहीं जीत पाई, लेकिन इस सीट का ट्रेंड देखो तो लंबे मार्जिन की सीट है कांग्रेस के एंगल से। इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का जितना वोट कम हुआ है वो इमरती देवी को जरूर मिला है, लेकिन जीत नहीं पाई। राजा भाई, गद्दार आइटम तमाम सारे जुमले इस पूरे चुनाव में कहे गए, और आम जनता ने इसको किस रूप में लिया, परिणाम से कैसे जोड़ते हैं आप? नहीं, देखिए, आमतौर पे हमारे देश में जो चुनाव होते हैं तो जैसे जैसे चुनाव पीक पे जाता है ना, ये सस्ती लोकप्रियता वाला बयान कई बार हमको सुनने को मिलते ही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पुराना इतिहास उठा के देखोगे तो फिर मैं यदि आपको नाम गिनाने लगूंगा तो मुझे लग रहा है कि आपकी मेमोरी को मुझे फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। हमारे देश में चुनाव जो है शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, तिलक, जनेऊ, टोपी, नीच, ऊंच, लायक, नालायक, चुन्नू मुन्नू, आइटम गर्ल, रखेल, इन पे लड़ा जाता है साहब। आप मुझे बताइए कहाँ विकास की बात है? कौन से चुनाव में मुझे बताइए कि कौन से मेरे पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की डेवलपमेंट की बात की गई? लेकिन ये मतलब एक टाइम आता है, वो 1-2 दिन सुर्खियां बनी रहती है, लेकिन जब जनता वोट करने जाती है तो लीडरशिप देखती है, आपके इन बयानों को नहीं देखती। ये टेलीविजन की अखबारों की सुर्खियां जरूर बन सकती है, सोशल मीडिया की हेडलाइन कैच कर सकती है, लेकिन चुनाव का वोट इन पर नहीं होता है। चुनाव का वोट होता है क्षेत्र के डेवलपमेंट पे, पॉलिटिकल लीडरशिप पे। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में स्थापित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जनता ने भी ये भी सोचा होगा कि जब केंद्र में बीजेपी है, शिवराज सिंह चौहान रूल कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं को मौका दिया जाए, और महाराज भी अपनी बात को कम्युनिकेट करने में, कन्विंस करने में सफल रहे कि साहब
कांग्रेस ने, कमलनाथ ने जो वादे किसानों से या तमाम लोगों से किए थे वो पूरे नहीं किए, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। तो मुझे लग रहा है दोनों बातें जनता कन्विंस हुई भी है और लीडरशिप भी देख रही है। राजा भाई, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो क्या शिवराज सिंह चौहान फिर एक ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं, और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर उसी तरह पार्टी उसी तरह हाथों हाथ लेगी जैसे चुनाव के पहले तक लेती आई है? नहीं, सिंधिया की ताकत मतलब पहले जब आए थे तो 19 लोगों को लेकर आए थे अपने साथ, 22 लोगों को लेकर आए थे। अब जो लोग जीत कर आए हैं उन्हीं की ताकत को माना जाएगा। ताकत कम तो जो कुछ खोया है सिंधिया नहीं खोया ना सर। पहले 16 थे सॉरी 16 लोग थे उस क्षेत्र में, 16 में से 7 माइनस हो गए, तो लूज तो किया है ना सिंधिया ने। तो वो वाली ताकत तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी उनका वट बरकरार है, उनका वजन बरकरार है। कम ज्यादा हो सकता है, दरकिनार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता उनकी प्रेजेंस को। तो मुझे लग रहा है कि शिवराज और महाराज दोनों में अपनी अपनी जगह पॉलिटिकल इम्यूनिटी बरकरार है, लेकिन शिवराज ज्यादा ताकतवर है क्योंकि शिवराज के साथ पूरा संगठन लगा हुआ था। महाराज तो भी नए नए आए हैं भाजपा में, शिवराज 15 साल से राज कर रहे हैं और इच्छे में नहीं है, तो उसका ज्यादा एडवांटेज है कि शिवराज का जो फेस वैल्यू है वो मैटर करता है। बिहार चुनाव पर आते राजा भाई, बिहार में जब चुनाव परिणामों की शुरुआत हुई तो सुबह से ये प्रचारित और प्रसारित होने लग गया था कि तेजस्वी यादव देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में शपथ लेंगे, लेकिन शाम होते होते ये सब उनके सपने चकनाचूर हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बिहार का जो घटनाक्रम वो तेजी से घूमा, उसको लेकर क्या कहते हैं और परिणामों को लेकर भी आप क्या कहते हैं? देखिए, बिहार को आप केवल परिणाम पे मत देखिए, बिहार को आप थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखना पड़ेगा कि वहां पे भी लगातार 3 टर्म के सीएम रहे हैं नीतीश कुमार, तो उनके खिलाफ व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी। शायद आपको ध्यान हो, मैं आपको अगस्त महीने से बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार इस बार पर्सनली लूज करेंगे, जेडीयू पर्सनली लूज करेंगे। लेकिन सर, इस चुनाव का सबसे बड़ा यूएसपी फैक्टर देखिए, 31 साल का लड़का तेजस्वी यादव, उस लड़के ने इस पूरे चुनाव की टाली को निकाल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सीट है उसकी, आरजेडी की, तो उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते उनकी जीत को। ठीक है, 10 सीट उनकी कम है, 12 सीट कम हो सकती है, मेजोरिटी 110 है, 125 है, 15 सीट कम हो सकती है, लेकिन 15 सीटों का गैप मार्जिन भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीट भी आरजेडी की सीट से कम आई है, आप वहां देख लीजिएगा। जेडीयू की सीटें तो बहुत ही कम है, बिलो 50 है। तो नीतीश कुमार खुद पर्सनली लूजर रहे हैं, जेडीयू लूजर रहा है, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन और आरएसएस का स्ट्रक्चर हमेशा हर चुनाव में काम करता ही है, उसका लाभ भाजपा को मिला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 31 साल के लड़के ने केंद्र से लेकर राज्य के तमाम फौज को जिस तरीके से चैलेंज किया और सबसे अधिक सीट लेकर आया, तो उसकी हार को हार नहीं कहा जा सकता। सरकार तो दिख ही रही है कि भाजपा की बन रही है, लेकिन शासन आपका, प्रशासन आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, उसके बाद भी उस लड़के ने, 31 साल के लड़के ने यदि आपसे ज्यादा सीटें लाकर दिखाई है तो उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता सर। उसका देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जितना उम्र है ना, उससे भी उस बच्चे की उम्र कम है, मतलब एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं। 31 साल का है, मोदी जी का अनुभव है लगभग 50 साल का, उससे बड़ा है मोदी जी का, तो मोदी जी का एक्सपीरियंस बड़ा है ना इस बच्चे की जितनी उम्र है। तो आप नीतीश कुमार का भी यही है, नीतीश कुमार भी प्लस 65 है, 70 साल के हैं। तो आप ये मत मानिए कि ये तेजस्वी लूजर रहा है। तेजस्वी लूजर में तब मानता जब तेजस्वी की स्टैंडिंग कमजोर होती। तेजस्वी की जो फिगर आया है तेजस्वी को, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन बड़े लोगों से लड़ रहा था वो, जिनकी जितनी उम्र तेजस्वी की उतना उनका अनुभव है। सही कहना आपका कि आने वाले समय का बिहार का भावी नेता के तौर पर तेजस्वी यादव उभरा है। मेरा एक बात मानना है सर, मैं और वैल्यू एड करता हूं इसको, कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग हुई, वो सीट शेयरिंग में आरजेडी को नुकसान हुआ। यदि कांग्रेस को कम सीटें देते और खुद ज्यादा सीटों पे लड़ते तो मुझे लगता है आरजेडी ज्यादा सीटों पे जीतती। कांग्रेस को उन्होंने जितने 70 सीट दी, 70 के मुकाबले 19 सीट जीत कर आई कांग्रेस, तो आप मान लीजिए 50 सीट लूज करके आई है। और यदि आरजेडी ताकत से अपनी सीटों पर लड़ती तो मुझे लग रहा है इसका परिणाम और उनके लिए फेवर में रहता। बिल्कुल ठीक कहना। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन हुआ है उसके तहत अगर कांग्रेस कम सीटों पर लड़ती तो शायद परिणाम कुछ अलग होते, लेकिन ये बात तय है कि बिहार के आने वाले बड़े नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में अपनी काबिलियत को साबित किया है, चुनाव में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। बहरहाल
राजा भाई, क्या लगता है, बीजेपी की सीटें ज्यादा है, लेकिन कमिटमेंट के मुताबिक नीतीश कुमार ही वहां पर अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बनाए जाएंगे। क्या ये जो इस समय का जो माहौल है, उससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन में कभी दरार पड़ने की संभावना दिखती है एनडीए की? देखिए, नीतीश कुमार को भाजपा की कृपा पे रहना पड़ेगा, भाजपा के कृपा पात्र का पात्र ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सीटें तो ऑलरेडी कम है, बार्गेनिंग के मोड में वो है नहीं। लेकिन अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी कमिट कर चुके हैं, जेपी नड्डा कमिट कर चुके हैं कि सीटें किसी की भी ज्यादा आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब नीतीश खुद ही ट्रंप फेंक दे कि नहीं मैं बनना नहीं चाहता हूँ, या प्रायोजित रूप से फिकवा दे उनसे ट्रंप की, आप बता बोल दीजिए आप ही आके स्क्रीन पे कि नहीं मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं मुख्यमंत्री न बनूं, मैं केंद्र की राजनीति में चले जाऊं, या जो भी XYZ उनका प्लान हो। लेकिन बीजेपी की पार्ट से पॉइंट एकदम क्लियर है, उनका ऑफर नीतीश कुमार ही रहेगा। लेकिन बीजेपी यदि पर्दे के पीछे से ये गेम कर दे, नीतीश से प्रायोजित रूप से खिलवा दे कि आप ही बोल दीजिए साहब, तो बात अलग है। सही बात है। बहरहाल हमने, वो राजा शर्मा जी ने चुनाव को लेकर आपसे विस्तृत चर्चा की है, वो बिहार के चुनाव हो या मध्य प्रदेश के चुनाव, दोनों ही चुनावों पर विस्तृत चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के चुनाव किस तरह से परिणाम आए, परिणामों के पीछे कारण क्या, हमने इस पर बात की। साथ ही बिहार के चुनाव परिणामों को लेकर भी आपसे बड़ी और अच्छी जानकारियां शेयर की है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।